नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। शिवपुरी जिले से बीजेपी के एक एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी ने एन चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ दी। यूं तो चुनाव के वक्त इधर से उधर वाले आयाराम गयाराम होना कोई बहुत बड़ी बात सियासत में समझी नहीं जाती, यानी ये एक ऐसा आचरण है जिसे हिकारत से नहीं देखा जाता बल्कि शिष्टाचार सा समझा जाता है। बहरहाल सवाल सिर्फ रघुवंशी के पार्टी छोड़ने का नहीं है, बल्कि पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने जो आरोप केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक एमपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर लगाए हैं वो काबिले गौर हैं। कांग्रेस को बीजेपी के मजबूत दिख रहे किले में सबसे बड़ी दरार ग्वालियर चंबल में ही नजर आ रही है और वो लगातार वहां चोट करने में जुटी हुई है। इस सेंध की वजह भी है क्योंकि वहां सीटें मात्र 34 हैं और सिंधिया जी के मौजूदा एमएलए हैं 12। नई बीजेपी पुरानी बीजेपी मिलाकर टिकट के दावेदार, और वो भी प्रबल दावेदार, 45 के आसपास हैं। जाहिर है कि पार्टी में ऐसा कोई रणनीतिकार बस के कंडक्टर की तरह दक्ष नहीं हो सकता जो एक व्यक्ति की जगह में दो को सीट पर बैठा सके। तय है कि एक या तो इंतजार में खड़ा रहेगा या बस से ही उतर जाएगा। कांग्रेस ने भी फिल्टर लगा रखा है, जो सीधा सिंधिया को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है उसका स्वागत गर्मजोशी से और बाकियों को सिर्फ मुस्कुराकर और बुके पकड़ा दो बस। तो आज बात करेंगे इसी मसले पर कि क्या बीजेपी में सबसे ज्यादा दल बदल ग्वालियर चंबल संभाग में ही होगी? क्या कांग्रेस पिछले चुनाव वाली बीजेपी की तरह माफ करो महाराज कहकर सिंधिया को ही लक्ष्य में लिए हुए है? ये भी कि सिंधिया समर्थक विधायकों का भविष्य क्या होगा? क्या वे दावेदार बने रहेंगे या उनमें से कुछ को चलती बस से उतरना भी होगा? साथ ही यह भी कि रघुवंशी कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होंगे यदि वो आए तो अभी औपचारिक तौर पर नहीं आए हैं, क्योंकि यदि वो कोलारस या शिवपुरी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां के पुराने कांग्रेसी क्या उन्हें तश्तरी में जीत दिलाएंगे? ऐसे बहुतरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सियासत के लिए सबसे मुफीद एक शेर है, इस दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो इधर का दिखे और उधर का हो जाए। इधर से उधर होने का क्रम अमूमन चुनाव के वक्त ही होता है। अचानक अपनी पुरानी पार्टी की रीति नीति बबूल के कांटों की तरह चुभने लगती हैं। आज बीजेपी के कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन ये खुलासा नहीं किया कि वो जाएंगे कहां। उम्मीद है कि उनका आसरा जो होगा वो कांग्रेस ही होगा। बीते दिनों में हालांकि आए तो और भी लोग हैं, लेकिन अब तक जितनी भी दल बदल हुई है उसमें मौजूदा विधायक यही हैं। पहले सुनिए इनके मोह भंग की कहानी इन्हीं की जुबानी। टिकट का मेरा लालच नहीं है मेरे दोस्तों, मैं टिकट का लालच आज भी नहीं करता। और मैं जब 2 साल 1 साल पहले भी कई बार बात हुई तो मैंने अपने पार्टी के मन से भी कहा कि टिकट और विधायक मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य जनसेवा है। और मैं कहना नहीं चाहता, ये मैंने प्रमाणित किया है। इस हृदय परिवर्तन की एक खबर जो सियासी गलियारे में है वो ये है कि यशोधरा राजे सिंधिया अपनी शिवपुरी सीट छोड़कर कोलारस जाना चाहती और बीजेपी पर इसके लिए दबाव भी बना रही थी। संभवतः इसी आशंका में रघुवंशी जी चलती ट्रेन से स्टेशन आने के पहले ही कूद पड़े। बीजेपी को पता है कि जैसे ही अगली लिस्ट जारी होगी उसके अंदर भगदड़ और बढ़ेगी, क्योंकि सिंधिया के लोगों को सीट मिली तो भी, नहीं मिली तो भी रस्साकशी तो चलेगी ही। तब तक बीजेपी यही कह रही कि हमारे यहाँ कोई भगदड़ नहीं है, जो जा रहे हैं उनके कुछ न कुछ निजी हित हैं। जिनके सिद्धांत और मूल्य कभी मिलते नहीं थे आज वो हाथ में ला रहे हैं, और जिन्होंने एक दूसरे पर केवल कटाक्ष न किया हो लेकिन एक दूसरे पर पीआईएल बनाया हो, एक दूसरे पर सीबीआई केस बनाया हो, आज एक ही टेबल पर बैठकर दिख रहे हैं। क्यों? एक ही कारण है, सत्ता की भूख है, कुर्सी का प्यास है। अभी तो सिर्फ बीजेपी की ही टिकट अनाउंस हुई है, वो भी बहुत थोड़ी। आने दीजिए दोनों प्रमुख दलों की सूचियां, फिर देखिए उठापटक कैसे होती है। जिस तरह रेलवे डिपार्टमेंट ट्रेन की कुछ टिकटें अंतिम समय तक रिजर्व रखता है, वैसे ही कुछ सीटें अंतिम समय तक राजनीतिक दल भी रोक कर रखते हैं। रघुवंशी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे, फिर उनसे ही बगावत करके बीजेपी में आए।
बाद में सिंधिया भी भाजपा में आ गए तो इनके रिश्तों की गांठ खुलने के बजाय और तेज पड़ गई। रघुवंशी को यदि कांग्रेस मन से अपनाती है तो वे अपनी पुश्तैनी पार्टी के लिए क्या कमाल दिखा पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वदेश जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी स्वागत कर लेते हैं। शुरुआत जाहिर तौर पर, चूंकि मसला आज का बीजेपी से जुड़ा है, तो राजपाल जी से ही शुरू करते हैं। राजपाल जी, अच्छा लगा, बुरा लगा, ठीक गए, नहीं जाते तो ठीक होता, क्या है पहली टिप्पणी आपकी? पार्टी एक वैचारिक अनुष्ठान को लेकर काम कर रही है। जिस कार्यकर्ता का वैचारिक जो पृष्ठभूमि है या जो सोच समझ है वो अगर कमजोर है तो इस प्रकार का निजी स्वार्थ में कदम उठाने का काम हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जहां पर हम ये कहते हैं कि देश प्रथम, पार्टी द्वितीय और सेल्फ इज लास्ट, पर कई सारे हमारे साथ ऐसे कार्यकर्ता भी जो वैचारिक रूप को अंगीकार नहीं कर पाए हैं, तो ये बात आएगी। और ये चुनाव के समय में तो इस प्रकार से जब निजी हित पार्टी के सिद्धांत से बड़े हो जाते हैं तो इस प्रकार के कदम उठाने की बात होती है, सत्ता होती है, दूसरे दल से जाकर चुनाव लड़ने की बात होती है, कहीं न कहीं स्वयं का खसकता हुआ जनाधार होता है, पार्टी में पकड़ कमजोर होती है, अंदाजा हो जाता है कि कर सकता है। ऐसे कई सारे कारण हैं। वीरेंद्र रघुवंशी जी हमारे साथ थे, अब आज नहीं है, अब वो कहाँ जाएंगे पता नहीं है, पर निश्चित तौर पर उन्होंने ये जो निर्णय लिया है, इस निर्णय में अब कुछ तो उनको कारण बनाना पड़ेगा, कुछ तो कॉज ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन बनाने में उन्होंने फिर जो है सिंधिया जी के बारे में सुनने का अनुभव आपका भी वैसे बहुत अच्छा है। आपके पास भी लोग आते रहते हैं नए नए कारण बता के, शुरू से ही आए हैं, पिछले तो हम तो लगातार देख रहे हैं, आपके पास भी तो आते हैं लोग। निश्चित तौर पर यह एक राजनीति का स्वाभाविक घटनाक्रम, और चुनाव के समय में इस घटनाक्रम में थोड़ी सी तेजी आती है, बिल्कुल। परंतु मेरा ये कहना है कि हम वैचारिक रूप से अगर कार्यकर्ता हमारे साथ रहेंगे तो वो वैचारिक इतने जल्दी डोल नहीं पाते, डिग नहीं पाते हैं। जिनका वैचारिक पक्ष कमजोर रहता है वो डिग जाते हैं। ठीक है, स्वदेश शर्मा जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, इनके लिए केले के पत्ते के बंधनवार बनवा लिए कि आपने लगवा लिए? रघुवंशी जी के लिए कब शामिल होंगे, कहाँ से लड़ेंगे? लड़ेंगे तो तय ऐसा लगता है, इसीलिए आए होंगे। प्रवीण जी, देखिए, यहाँ ये देखने की जरूरत होगी। आपने देखा होगा चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उससे अलग अछूता नहीं रहेगा। कर्नाटक में तकरीबन 150 बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़ी थी, जिसमें 90% बड़े नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और कांग्रेस में अभी आप देख रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे दतिया जिला हो, शिवपुरी जिला हो, गुना जिला हो, भिंड हो, मुरैना हो, आप लगातार 700, 800 गाड़ियां भर के लोग आ रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, जैसे इनके जो ईसागढ़ के राव साहब का बेटा आया था ना, तो उस समय ये तय कर दिया था वहाँ की जनता ने कि अब मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 34 में से 33 सीटें जिताने की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। में सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से वहां की जनता माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी उपचुनाव में अपनी सीट, खुद की सीट नहीं, हार गए थे, जो उनकी ग्वालियर पूर्व थी। सपत्नीक बोर्ड डाला था, विक्ट्री का निशान भी दिखाया था मीडिया के सामने, लेकिन वहाँ कांग्रेस के सतीश सिकरवार जीते थे। महापौर की सीट भी हम इतने वर्षों बाद जीते हैं उनके जाने के बाद। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी समाहित कर लोगे। आऊंगा, अभी बहुत वक्त है तो आऊंगा। एक बार दिनेश जी गेन कर लेते हैं। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इस फेरबदल को? मौजूदा विधायक, बात तो बड़ी है। नहीं, निश्चित तौर पे किसी पार्टी का विधायक यदि, वो भी रूलिंग पार्टी का, यदि छोड़ता है चुनाव के वक्त, तो वो पार्टी के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है, ये उसको भी समझने की कोशिश होनी चाहिए कि ये स्थिति क्यों है। और इसलिए भी ये गंभीर विषय है। आप देखिए कि पिछले 1 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीनियर से सीनियर लीडर्स को मध्य प्रदेश में लगाया। नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। उस कमेटी का काम ही यही था ना कि नाराज़ लोगों को मनाना है। जो नाराज शिवराज भाजपा की जो बात हो रही थी, उसमें नाराज को मनाने का काम ही तो था। जो कार्यकर्ता नाराज़ था, जो लोगों की शिकायतें हैं
उनको दूर करने की तो बात ही थी ना। वो आप देखिए कि कोई डायलॉग कर रहा है क्या? जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, आप वीरेंद्र रघुवंशी का देखिए, वो सिंधिया के साथ नहीं आए थे, सिंधिया के खिलाफ राजनीति करने हाँ, आए थे। पहले चले गए थे, वो तो जाहिर बात है। हाँ, वो तो सिंधिया के तभी तो खिलाफ बीजेपी ने टिकट दिया था, एमएलए बने। सिंधिया के खिलाफ राजनीति करने भारतीय जनता पार्टी में आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं उस इलाके में जो सिंधिया के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। तो स्वाभाविक है जब वो इस पार्टी में आ जाएंगे तो वो उनके खिलाफ राजनीति नहीं कर पाएंगे जो सालों से वो राजनीति कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को रोकने का काम किसका था? ये संगठन का था, ये सिंधिया का काम नहीं था। ये डिस्क्रेडिट यदि लोग जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार सिंधिया नहीं है, इसके वो संगठन है जिसकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम तो संगठन आधारित हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब उसको विचार तो कुछ और था। ऐसे कांग्रेस में तो कोई विचार है ही नहीं ना, कांग्रेस तो बिना विचार की पार्टी है। महत्वपूर्ण बात है। राजपाल जी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं दिनेश गुप्ता जी कि भाई ये बात तो सही है कि भाई वो आ गए थे तभी तो आपने टिकट दिया, तभी तो एमएलए बने आपकी पार्टी से, तो सिंधिया जी के साथ तो आए नहीं, नंबर एक। और क्या संवाद हो रहा है उन लोगों से जिनके लिए एक बार हंस के शिवराज जी भी कह चुके हैं कि नाराज महाराज शिवराज भाजपा में से, तो नाराज भाजपा से संवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, विशेषकर इस प्रकार से जिनकी नाराजगी है उनसे भी बात करने का काम कर रहे हैं। एक डैमेज कंट्रोल का पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम काम कर रहा है और हम काफी कुछ स्थितियां नियंत्रण में, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु फिर भी वीरेंद्र रघुवंशी जी का इस प्रकार से जाना कहीं ना कहीं उनकी निजी महत्वाकांक्षा है और उनको आकर आगे दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रलोभन या जो भी उनकी बात हुई है उसका एक परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी और अपने नेताओं के माध्यम से इस प्रकार के नेताओं से बात करने का प्रयास लगातार कर रही है और तेजी से करने का काम करेगी। और ये बात हम समझाने सफल होंगे कि निश्चित तौर पर हम लोग कोई विचार को लेकर काम कर रहे हैं और विचार का ध्येय जो लंबा ध्येय है उस ध्येय में इस प्रकार की तो ये आप इत्मीनान करा सकते हैं क्या? अभी ये इत्मीनान करा सकते हैं कि अब और नहीं मचेगी भगदड़ जो अगली सूची आएगी उसके बाद? नहीं, निश्चित तौर पर पूरा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से कोई पार्टी को क्षति ना हो, नाराज ना हो कोई, और कोई नाराज होगा तो उनको मनाने का काम करेगा। आखिरी दम तक करते हैं राजनीतिक दल के नाते भी, और पार्टी को हम कैडर में से एक पारिवारिक ये मानते हैं कि ये भाई ये एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा को पुष्ट करने वाला एक परिवार है। स्वदेश जी, परिवार भाव से जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर किसी का मन मुटाव होता है तो उसको मनाने पूरा प्रयास किया जाता है, मनाने का प्रयास किया। स्वदेश जी, एक जो बात है वो ये कि केवल ग्वालियर चंबल की 34 सीटों और वहां ज्यादा फोकस करके आप क्या गवर्नमेंट बना लोगे, नंबर एक। और विंध्य से आपके साथ भी तो गए अभय मिश्रा और ये सब आपके पास आ गए थे, वापस लौट गए, घर वापसी हो गई। विंध्य में तो सफाया था पिछली बार आपका, तो आपको भी तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है यदि सरकार बनानी है तो। प्रवीण जी, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की आंधी जैसी चल रही है। कुल मिलाकर के अगर एक अभय जी चले गए उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के जो जनता की बात है, जनता क्या चाहती है कि विजन वाला मुख्यमंत्री हमें चाहिए। जिस तरह से हमने आप उदाहरण दिया था कर्नाटका का, कर्नाटक में 150 बड़े नेता गए थे भाजपा छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति यहाँ होगी क्योंकि शिवराज महाराज और नाराज ये मैनेज हो नहीं सकता किसी भी सूरत में। इनका देवतुल कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका है। इन्होंने कांटों का ताज माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिरा के पहन तो लिया है, पहनने के बाद जो दुर्दशा इनके देवतुल्य कार्यकर्ता की हो रही है वो तो यशपाल राज भाई जैसे लोग हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। ग्वालियर चंबल संभाग का कार्यकर्ता तो कोसों दूर भाजपा से जा चुका है। जब इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है, इनके विधायक एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। अब आप मान लीजिए ले आएंगे इनके असंतुष्ट, आप कह रहे हो कर्नाटक बार बार आप उसे एक मॉडल की तरह यूज कर रहे हो 150, अब मान लो ले आओगे तो आपका देवतुल्य है कार्यकर्ता या नहीं है, क्या तुल्य है मुझे नहीं पता, वो नाराज नहीं होगा लाला के अगर नए आदमी सीट में बिठा दोगे तो आपका कार्यकर्ता कहां जाएगा भाई? माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले कहा है कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस में आएगा तो स्थानीय जो संगठन है, स्थानीय हमारी इकाइयां हैं, मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक और जिला, ये लोग जब कहेंगे कि फला व्यक्ति को शामिल किया जाए या प्रत्याशी बनाया जाए तभी माननीय कमलनाथ जी उसका सर्वे भी कराएंगे और तभी टिकट का काम नेतृत्व करेगा उनको देने का। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ कर दें। लेकिन आज तो तस्वीर मध्य प्रदेश का युवा बदलना चाहता है, मध्य प्रदेश की महिला बहनें बदलना चाहती है, किसान बदलना चाहता है। दिनेश जी, किसको ज्यादा नुकसान है ये? मैं एक तो अव्वल तो मैं राजपाल जी की बात से ना आप सहमत होंगे ना मैं सहमत होऊंगा कि जब सेकंड लिस्ट आएगी या थर्ड लिस्ट आएगी तो
ये भगदड़ नहीं होगी। भगदड़ तो हम सालों से देख रहे हैं, मतलब भगदड़ तो शिष्टाचार है पॉलिटिकल पार्टी का, नंबर एक। और दूसरा, किसके लिए चैलेंज ज़्यादा है संभाल के रखने का, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, ये चैलेंज तो बीजेपी के लिए ज़्यादा है। ठीक है, आपके पास कोई आदमी आया तो आपको उसकी बारे में तो चिंता खुद ही करना है ना। और फिर जिस तरह से आप कहते हैं कि हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, हमारा वर्कर नाराज़ नहीं होता, तो आपको करना पड़ेगा। आप पूरे ग्वालियर चंबल को देखिए, आप जो कांग्रेस यदि वो टारगेट कर रही है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, मार्जिन ज़्यादा वहीं दिख रहा है। हाँ, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वो अपना मैपिंग उसका कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप देखिए, पहले एक यादव समुदाय के नेता छोड़ के चले जाते हैं, अब रघुवंशी चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग करने की बात चल रही है? हाँ, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग करने की बात हो रही हो, कि उनको जो है उस जगह यदि एक बार फिर से लूज कर जाएंगे तो फायदा किसका होना है? नुकसान तो भाजपा का है ना, किसी का फायदा तो इसमें होगा नहीं। लेकिन ये जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखिए, वहाँ के जो सांसद हैं वो भी तो कितनी बार नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। उनकी भी तो शिकायत है ना, उसको कौन सुनेगा? शिकायत का कोई फोरम तो होगा। इसी बात को राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कह रहा है कि आप लोगों की बात सुनिए, शिकायतें जो है उनका हल करिए, काम करिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस तो देखिए, उसको जो खोना था वो मार्च 2020 में खो चुकी है। सही अब तो वो रिकवरी मोड पर है। उसे दरार ही देखेगी वो, तो जाहिर वो बात। रिकवरी मोड पर है। उसे जितना मिल जाए वो उसका बहुत उसके लिए लाभ का है। और वो तो उसने तो ये सोच लिया, सरकार बने या ना बने, उसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को डैमेज करना है। उनके इलाके में जितना नुकसान कर सकते होंगे उनका नुकसान कर सकते हैं। राजपाल जी, कांग्रेस ने दरार देख ली है, उस दरार पे चोट कर रही है, रिपेयर करने का काम आपका है कि भाई उस पर चोट ज्यादा ना हो। जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि भाई उनको लग गया कि वीकर सेक्शन है, यहाँ अभी ठीक से आत्मसात हो पाए या नहीं हो पाए, मार्जिन मतलब वहीं ज्यादा दिख रहा है कांग्रेस को। निश्चित तौर पर चुनाव है, और चुनाव में राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता नहीं देने का हर प्रयास करते हैं। कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी, पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जो है हमारा, वह बहुत मजबूत है। हमारा एक सिस्टम है, कार्यप्रणाली है। हम इस प्रकार की दरारों को ठीक भी करेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम नहीं हो, इस बात का भी प्रयास करेंगे और रूठों को मनाने की करेंगे। और वैसे बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उठे हुए हैं या कोई छोड़ के जा रहे हैं। अब ये छोटी छोटी इक्की दुक्की दो चार घटनाएं जो आ रही है सामने देखने में, दीपक जोशी जी से शुरुआत हुई थी, आज हम वीरेंद्र रघुवंशी जी की बात कर रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई है, निश्चित तौर पर इसमें हम असफल रहेंगे। ममता मीणा, रोशनी यादव जोड़ लीजिए सर। नहीं, अभी ममता मीणा जी और रोशनी यादव को इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा कि प्रयास चल रहे हैं, वो मान जाएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा। अच्छा, मतलब मर्ज जो है वो बढ़ा नहीं है, दवा चल रही है। स्वदेश जी, आप चल रही है, इलाज चल रहा है। स्वदेश जी, आपको इन कर लेते हैं इस पूरे मसले की चर्चा को लेके, कि जो पूरी बात है कि भाई ममता मीणा हमने तो शामिल कर लिया, क्योंकि वो उस दिन उन्होंने कहा और मिल के भी आई, बाकायदा कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करूंगी टाइप का रोशनी यादव ने बयान भी दिया। तो ये लाला के इन्हें टिकट देते जाओगे तो जिस व्यक्ति ने 5 साल वहां मेहनत करी होगी उसका क्या होगा भाई? देखिए, बात अभी टिकट की है ही नहीं। टिकट तो जो पूरे सर्वे और स्थानीय हमारा संगठन और हमारी जितने सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, जिला प्रभारी और ढेर सारे हमारे केंद्र का नेतृत्व आकर के यहाँ पूरा सर्वे करने में जुटा हुआ है। जब सारी रिपोर्ट से इकट्ठी हो जाएंगी, टिकट उसको मिलेगा, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। माननीय कमलनाथ जी स्पष्ट भी कर चुके हैं। रहा सवाल कांग्रेस को शामिल होने का, तो कांग्रेस में मतलब ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। कांग्रेस में मैं खुद ग्वालियर चंबल संभाग से आता हूँ। प्रवीण जी, यकीन मानिए आप, मेरी बात भली नहीं हो पा रही, मैं ज्वाइन नहीं करा पा रहा हूँ लोगों को। सिंधिया के साथ के मेरे उम्र के इतने सारे लोग हैं कि मैं गिना नहीं सकता। वो संपर्क बनाए रखे मुझसे, कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करा लो। लेकिन हम तो यही कहते हैं, भैया आप आपके नेता के साथ आप चले गए थे, आप सरकार गिरा दी थी, आप कांग्रेस के लिए काम करो, आगे देखा जाएगा। माननीय कमलनाथ जी चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कांग्रेस में स्थान मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि जिन्होंने डायरेक्ट गद्दारी की है उन्हें शामिल करेंगे माननीय कमलनाथ जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक बार दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, सबसे बड़ी बात, जिस तरह का माहौल अभी हम देख रहे हैं कि वो भले बोल रहे हैं स्वदेश जी की आंधी चल रही है, आंधी जैसा शब्द तो शायद अतिरंजना से भरा होगा, लेकिन ये तय बात है कि वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। इंडिविजुअल की जरूर हो सकती है, कई जगह लीडर्स की, कई जगह एमएलए की, कई जगह मंत्री की,
तब आपको लगता है कि ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है बीजेपी के लिए टिकट वितरण में, खास तौर पर? बीजेपी को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि मतलब बेसिकली हमें सजेस्टिव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन चूंकि सवाल ऐसा है कि उनको तो ज़रूरत ही है। 2018 की जो एंटी इनकम्बेंसी थी और 2023 में जो एंटी इनकम्बेंसी हम देख रहे हैं, इसको एक्सटेंडेड एंटी इनकम्बेंसी मानना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से सरकार हासिल की है वो मैंडेट नहीं था आपका। ठीक बात। तो जो उससे क्या हुआ कि जो 2018 में जिस वोटर ने नाराज होकर आपको वोट दिया था, वो चाहे आप लाडली बहना ले आए या कोई भी ले आए, उसकी नाराजगी तो ये कि हमने तो इनको हटाया था, तो ये फिर से आ गए। आप देखिए ना कि किस तरह से जो आप वेलफेयर स्कीम्स को लेकर सरकार लगी हुई है, उसको तो चिंता ही नहीं है। उसको तो ये लग रहा है कि हमने 1000 रुपये दे दिया तो वीरेंद्र रघुवंशी चले जाए या ममता मीणा नाराज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो जब इस तरह का भाव हो और जो वोटर है उसका भाव, तो लेकिन शिवराज जी भी क्या डिसाइड करेंगे? मैंने संगठन तो उनके पास है नहीं, वो तो 1000 रुपये ही दे सकते हैं, मैंने संगठन थोड़ी चलाएंगे। नहीं, देखिए संगठन की बात नहीं होती। आपको इसी प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी वोटर ने दी, और जो है बहुमत के साथ दी। कोई ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा उन्होंने बहुमत दिया हो। तो आप डिलीवरी आप किस तरह से, यदि करप्शन इशू है, करप्शन को आप भले ही नहीं माने, लेकिन 50% करप्शन को जिस तरह से कांग्रेस बिल्ड कर रही है, आप उस करप्शन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कि मैं कलेक्टर को हटा दूंगा, इस तरह की बातें जब आप खुद ही आप करते थे तो, लेकिन उसका एक्शन तो दिखा नहीं। तो लोगों को लग रहा है कि ये जो होना चाहिए ग्राउंड पर वो नहीं है। बड़ी बात है। एक बार फिर से रुक करते हैं राजपाल जी का। उन्होंने साफ नहीं कहा, दिनेश जी ने, राजपाल जी साफ नहीं कहा, लेकिन ध्वनित ऐसे हो रहा था जैसे गाफिल हैं आप लोग उन मुद्दों पर को फोकस ही नहीं कर पा रहे जिन मुद्दों ने आपको पिछली बार चोट पहुंचाई थी। और ये भी उन्होंने कहा कि जो मैंडेट है ये आपको मिला नहीं था, खींचा है आपने। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, मैंडेट तो फिर उपचुनाव मिला और स्पष्ट मैंडेट मिला। उपचुनाव में तो जनता ने निर्णय करा। ये बात सही है कि हमने जो है बड़े दल होने के नाते उस समय पे सत्ता बनाने का दावा पेश किया, क्योंकि कांग्रेस हमसे कम सीट पे आ गई थी, क्योंकि विधायक उनको छोड़ के जा चुके थे। पर उसके बाद में जब हम उपचुनाव में गए तो उपचुनाव जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। हमारे हो सकता है सिंधिया जी की लीडरशिप को दिया हो। 60-60, 70-70 हजार वोट से जीत, और निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्रित्व में ये चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, शिवराज सिंह चौहान जी की कार्य पद्धति और सिंधिया जी का नेतृत्व जब हमारे साथ आया, तो इस मिले जुले एक समुच्चय जो बना, इसको एक जनता ने बड़ा आशीर्वाद देने का काम किया उपचुनाव में। और उसके बाद हम आज चुनाव में निश्चित तौर पर मैं गुप्ता जी की बात को भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हमारे पास है तो खोने का डर है। कांग्रेस तो पाना चाहती है, कांग्रेस तो वादे कर रही है, हम काम करके दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हम चाहिए तो ऐसा करेंगे, हम सत्ता में है तो करके बता रहे हैं। तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर जिस विनम्र भाव से सरकार काम कर रही है, समाज के सभी लोगों का जीवन स्तर जिस प्रकार से हम ऊंचा उठाने का प्रयास है, उसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं और बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि जनता कहीं ना कहीं हमारे साथ आशीर्वाद देने के मूड में है। और उसके साथ साथ में हमारा संगठन भी पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। कहीं छोटी मोटी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, किसी के मन में बड़ा परिवार है, मनमुटाव है, तो हमारा एक सिस्टम है, पूरा नेतागण है हमारे। ठीक है स्वदेव जी, बहुत छोटी छोटी घटनाओं को लेकर प्रसन्न मत होइए। बहुत छोटी छोटी घटनाएं वो करें, वो सब मैनेज हो जाएगा, गवर्नमेंट उन्हीं की बनेगी, ऐसा क्लेम कर रहे हैं राजपाल जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र राजपाल जी ने जैसे कहा कि विनम्र भाव से माननीय मुख्यमंत्री महोदय लेते हैं हर चीज़ को, तो भ्रष्टाचार को भी विनम्र भाव से लेते हैं, वो महिला अत्याचार को भी विनम्र भाव से लेते हैं, वो वीडियो आदिवासियों का पेशाब करते हुए निकल जाए उसको भी विनम्र भाव से लेते हैं, वो हर माफिया को विनम्र भाव से लेते हैं। वो बदले की मतलब सरकार बदलने का जो जनता ने मन बनाया, इसी विनम्र भाव से तो बना दिया। अब आप देख रहे हैं गुना जिले के 2 वीडियो 2 दिन में वायरल हो गए। एक बेचारी बहना को किस तरह से उसके वस्त्र चीरहरण करके उसकी मारपीट करके वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन एक बार भी अगर कार्रवाई हो जाती तो निर्भया पार्ट 2 जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होती। लेकिन ये सख्त नहीं है, ये विनम्र भाव है इनका। और विनम्र किसके प्रति है? ये सिस्टम के प्रति है। तो सिस्टम में इन्हें संरक्षण दे रखा है माफियाओं को, और माफिया के प्रति विनम्र भाव है उनका। और वो फिलॉसफी से चुनाव जीतना चाहते हैं, और फिलॉसफी से हमें किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। लेकिन अब जनता उनकी फिलॉसफी को समझ चुकी है, जनता जमीन पर काम चाहती है। और
जमीन पर काम करने का विजन और दमदारी माननीय कमलनाथ जी में नजर आती है। मैं समझता हूँ उनके अलावा किसी और मध्य प्रदेश में आती नहीं है। दिनेश जी को इन करते, पूरी बात ले ली आपकी। दिनेश जी, कांग्रेस की रणनीति पे बात कर लेते हैं हम। अभी कुछ दिखती है आपको कि क्या लाइन ऑफ एक्शन है कांग्रेस का? यही कि आने दो जो आ रहे हैं और देख, मतलब वेट एंड वॉच में है कांग्रेस, या फिर उस तरह से आक्रामक है? क्योंकि बीजेपी का तो बाकायदा दिखता है कि आक्रामक है। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो भाग्य से छीका टूटने का इंतजार कर रही है। बाय डिफॉल्ट जीतना चाहती। उसकी कोई रणनीति नहीं है, उसका कोई, आप देखोगे ना लीडर्स में भी कोई ऐसा नहीं दिखता कि कोई जॉइंट स्ट्रेटजी हो। दिग्विजय सिंह जी कोई बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई उस पर प्रतिक्रिया देती है, FIR करा देती है, पूरी कांग्रेस खामोशी से बैठी रहती है कि तो दिग्विजय सिंह का मामला है। तो यहाँ पार्टी का भाव नहीं है ना उनका भाव, जो मैंने आपसे कहा ना कि उनका लक्ष्य केवल ये की है कि हमको ज्योतिरादित्य सिंधिया को नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा आप पूरे प्रदेश में मेन विजन वही है। वो जीतना से ज्यादा ये है, जीते तो बहुत अच्छा है, नहीं जीते तो फिर जो है हम जहां विपक्ष में बैठे हैं। तो इस तरह के भाव में उसका कुछ नहीं दिख रहा। आप देखिए कि उनके मुद्दे में कंटिन्यूटी नहीं है। कोई भी जो भी वो मुद्दा उठाते हैं वो दूसरे दिन खत्म हो जाता है। तो उसको लेकर लगातार जो कुछ करना चाहिए, उनका एक आरोप पत्र आता है विधानसभा में, दूसरा आरोप पत्र PCC में जारी होता है, तो दोनों के बीच में ही आपको कोई तारतम्य नहीं मिलता। तो आप देखिए ना, जो बहुत सारे मुद्दे उभरते हैं और कांग्रेस छोड़ देती। बताइए, एक बार राजपाल जी इन करते हैं, इसी पे फिर मूल विषय पे आ जाते हैं। ये जो खबरें आ रही थी कि भाई वो ज्योतिरादित्य, माफ कीजिए, यशोधरा जी के कारण परेशान थे, मतलब यशोधरा जी की शिफ्टिंग की भी बात आ रही है कि वो शायद शिफ्ट हो जाएं, कोलारस चली जाएं, शिवपुरी से नहीं लड़ें। इनमें क्या सच्चाई है या सिर्फ अफवाह है राजपाल जी? देखिए, उन्होंने जो कारण लिखा है इस्तीफे में, वो कारण कुछ और है और वो कारण यथार्थ में कुछ है नहीं। वो सिर्फ जाने का एक बहाना है, कॉज ऑफ एक्शन। उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो उसका एक कारण बनाना पड़ता है, वो उन्होंने बनाया है। अब अंदरूनी इनके क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनसे भी बात करने का प्रयास किया, विनम्रता से बात करने का प्रयास किया, पर हमारी बात नहीं मानी। उनका निर्णय है, उनके व्यक्तिगत हित उन पे ज्यादा, उन पे स्वार्थ। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से स्वदेश जी का ले लेते, फिसल गया वक्त बिल्कुल हाथ से। स्वदेश जी, जो कह रहे थे दिनेश जी कि आप लोग बाय डिफॉल्ट आगे जाने की उम्मीद में होगे, जनता ही जिता देगी, क्यों करो प्रयास ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता में तो आक्रोश है ही, लेकिन माननीय कमलनाथ जी की जो स्ट्रेटजी है वो निश्चित रूप से जब से वो मध्य प्रदेश के PCC चीफ बने हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। और इतनी मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह को अलग करना पड़ा और केंद्र से ला करके नरेंद्र सिंह तोमर को अध्यक्ष बनाया गया प्रबंध समिति का। और ठीक है सर, मैं जाता दिनेश जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में यहीं पर शामिल होने के लिए। यहाँ हमें सबको शुक्रिया इसलिए बोलना पड़ेगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, लेकिन ये तय है कि आप तो मूक दर्शक हैं। मूक दर्शक से आशय BSTV के मूक दर्शक नहीं, आप पूरे घटनाक्रम के मूक दर्शक है। तो आप देखते रहेंगे लगातार, ऐसे दल बदल लगातार चलते रहेंगे, लोग इधर से उधर होते रहेंगे। पहले ठोक बजा लीजिएगा यदि आपके इलाके से ऐसा कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़े तो, कि आपके लिए कितना विश्वसनीय है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।